नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेंद्र। आज बात करेंगे राजनीति की रेस की। महात्मा गांधी की जयंती पर पीसीसी मुख्यालय भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान को रेस लगाने की चुनौती दे दी। कमलनाथ ने कहा कि मेरे स्वास्थ्य को लेकर कई चर्चाएं चली। शिवराज जी कह रहे थे कि कमलनाथ जी बीमार हैं, बुजुर्ग हो गए हैं। शिवराज जी, मैं आपको चुनौती देता हूं, कैसी रेस लगानी है, आइए लगाते हैं। मैं पोस्ट कोविड चेकअप कराने गया था क्योंकि मुझे निमोनिया हुआ था। वह तो किसी को भी हो सकता है। मैं दिल्ली में था क्योंकि वहां भी मेरे पास कई जवाबदारियां हैं। कमलनाथ के बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह स्वस्थ रहें। जहां तक रेस की बात है तो कांग्रेस नेता नटवर सिंह, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी जैसे नेताओं और गांधी परिवार के बीच जो रेस चल रही है, कमलनाथ जी पहले उसे देख लें, फिर मध्य प्रदेश की रेस के बारे में चिंता करें। शर्मा ने कहा कि हम अपने काम, संगठन, तंत्र, सात्विक विचारों और गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर मैदान में है। अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की रेस बची नहीं है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की रेस खत्म हो गई है? क्या कांग्रेस रेस हार गई है या बीजेपी चीटिंग करके रेस में बनी हुई है? इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और इसमें हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, कमलनाथ ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहे हैं, उन्होंने आज पीसीसी कार्यालय में गांधी जयंती के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कई तरीके की बातें कही। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एनसीआरबी रिपोर्ट का उन्होंने हवाला दिया कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, किसान हत्या, भ्रष्टाचार, प्रदेश में कोई भी सुरक्षित, कोई वर्ग सुरक्षित नहीं है, इस तरीके की तमाम उन्होंने बातें की। इसी पे आज मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ में दो मेहमान जुड़ेंगे। धैर्यवर्धन शर्मा, नेता भारतीय जनता पार्टी से, योगेश गुप्ता, प्रवक्ता है कांग्रेस से। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले योगेश जी, कमलनाथ जी रेस लगाने के लिए तैयार हैं, मतलब बिल्कुल फिट है कमलनाथ जी, शिवराज सिंह चौहान से रेस लगाने के लिए तैयार हैं। किस तरीके की रेस है ये? देखिए, ये राजनीतिक रेस है। माननीय कमलनाथ जी जब मई 2018 में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनकर आए थे और उनके नेतृत्व में हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा था जी, और उनकी सक्रियता से हमने वो चुनाव जीता भी था। जनता का जनादेश हमें हासिल भी हुआ था। फ्रंट फुट पे खेलने के आदी है कमलनाथ जी, कई बार सार्वजनिक रूप से बयान दे चुके हैं। तो आज भी वो फ्रंट फुट पे ही बैटिंग कर रहे हैं। आज जब वो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय आए थे जी, तो निश्चित रूप से काफी तरोताजा महसूस हो रहे थे। ईश्वर उनकी सेहत बनाए रखे, सेहतमंद रहे हमारे कांग्रेस अध्यक्ष। और कमलनाथ जी की बढ़ती सक्रियता से न केवल शिवराज जी बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है जी। उसका एकमात्र कारण 2018 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार है। हाल ही में दमोह उपचुनाव भी हारे। 28 उपचुनावों में जरूर कांग्रेस को पराजय मिली थी। वो स्थितियां, परिस्थितियां अलग थी। आज की स्थिति, परिस्थितियां अलग हैं। तो निश्चित रूप से कमलनाथ जी का रेस लगाने से जो तात्पर्य था वो एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के रूप में उसको देखा जाना चाहिए। और गाहे बगाए भारतीय जनता पार्टी के कमोबेश सभी नेता कमलनाथ जी की उम्र और उनकी सेहत को लेकर कटघरे में खड़े करते हैं। 15 महीने के जो कमलनाथ जी के कार्यकाल की उपलब्धियां थी वो प्रदेश की जनता भली भांति परिचित है। वो भी एक बौखलाहट का बहुत बड़ा कारण है। और बढ़ती हुई उम्र के नेता अगर भारतीय जनता पार्टी में हैं या जाते हैं तो उनको बीजेपी एज फैक्टर को भी दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री बना देती है। उदाहरण के स्वरूप येदियुरप्पा जी का उदाहरण दूंगा। कर्नाटक में जब हमारी सरकार गिराकर सीएम बनाया तो येदियुरप्पा जी की एज 78 वर्ष थी। ठीक है। हाल ही में कांग्रेस से अमरिंदर सिंह जो कैप्टन साहब अभी रवानगी की तैयारी में है, रवाना तो नहीं हुए हैं, उनको भी लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता बिल्कुल हाथों हाथ तैयार बैठे हैं। लेकिन कैप्टन साहब की कुछ मजबूरियां हैं। पंजाब में जो किसान आंदोलन है उसको चलते, तो वो अभी अपने आप को मानसिक रूप से तैयार नहीं कर पा रहे हैं। तो खैर, पंजाब की बात नहीं करूंगा, मैं मध्य प्रदेश के मुद्दे पे आऊंगा। मध्य प्रदेश में जो संपन्न होने जा रहे हैं 4 उपचुनाव, बाई इलेक्शन, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले 18 महीने का कार्यकाल है जिसमें कोविड-19 से मरने वाले लोगों की मौतों पर सवालिया निशान है,
कोविड के जो वैक्सीनेशन है उस पर सवालिया निशान है, जीडीपी, गैस, पेट्रोल, डीजल की बढ़ती हुई ठीक है योगेश जी, जवाब ले लेते हैं। देखिए जब मैं महंगाई की बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है चुनाव लड़ने का, इसको आप काटेंगे नहीं। नहीं, कमलनाथ जी ने तो ये भी कहा है कि ये चुनाव जो सामने है वो देश और प्रदेश की संस्कृति बचाने की बात कर रहे हैं। वो 30 सेकंड में मेरी बात आ जाएगी, आपसे निवेदन है ना। तो बढ़ती हुई गैस, डीजल, पेट्रोल की कीमतें, महंगाई से आम जनता त्रस्त है और शिवराज जी अपने आप में मस्त है। स्वास्थ्य सेवाओं का लचर हाल है, आदिवासियों पे अत्याचार है, चारों ओर हाहाकार है। तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इन उपचुनावों में विजय हासिल करेगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। धैर्यवर्धन शर्मा जी, एक बड़ी बात कमलनाथ जी ने आज जो बात कही है उसमें 2-3 बड़ी बात उन्होंने कही कि जो चुनाव सामने है, जो उपचुनाव सामने है, वो देश और प्रदेश की संस्कृति बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, अगर कहा जाए। दूसरी तरफ उन्होंने महंगाई को लेकर घेरा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली हमने दी है। साथ में अगर कहा जाए, उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया है कि शिवराज सिंह चौहान जी को तो बस शिलालेख का पत्थर मिल जाए और वो तुरंत वहां पे पहुंच जाते हैं, और जो जिस तरीके से उनके वादे हैं या जो दावे हैं या जो घोषणाएं हैं उनको लेकर फिर घेरा है। धैर्यवर्धन जी, देखिए कमलनाथ जी संस्कृति की बात तो बेफिजूल कर रहे हैं जी। कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस के नेताओं का संस्कृति से कोई नाता नहीं है जी। पता नहीं वो कौन सी संस्कृति बचाना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी संस्कृति की कब विरोधी हो गई। हमारी तो पहचान यही है कि हम भारतीय परंपराओं, भारतीय रीति रिवाजों, संस्कृति, धर्म, वो सब के अनुरूप आचरण करने वाले लोग हैं, और हम इस पुरातन संस्कृति को इस देश में अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जी तोड़ प्रयास करते हैं। ये तो उसी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के भगवान राम के अस्तित्व को भी नकार रहे थे। ये उसी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार पर जाने में भी शर्म आ रही थी, संकोच हो रहा था। तो ये कौन सी संस्कृति की बात कर रहे हैं? योगेश जी आपकी पूरी बात उन्होंने सुनी थी ना। योगेश जी आपकी पूरी बात सुनी थी। ये हिंदू मुस्लिम के बिना 5 मिनट नहीं बोल सकते ये लोग। ये आप रुकिए थोड़ा सा, उन्हें बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं आऊंगा। योगेश जी देखिए, उन्होंने आपकी पूरी बात धैर्यपूर्वक सुनी थी। योगेश जी संस्कृति की बात हो रही है, संस्कृति की बात जो कमलनाथ जी ने की है उसको उन्हें जवाब तो। योगेश जी ऐसा थोड़ी ना होता, डिबेट में दोनों पक्ष बोलते हैं ना। सरकार में अपनी उपलब्धियां चलिए आप बोलिए। धैर्यवर्धन जी आप अपनी बात पूरी करिए। मेरा ये कहना है किन संस्कारों की, किन संस्कृति की, किस धर्म की बात कर बताना चाहिए ना। संस्कृति के क्या धर्म से बहुत इतर होती है, मुझे बताइए। आपकी मंशा क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपको हम पर क्या संदेह बताइए ना। आप यदि तुष्टीकरण कोई संस्कृति का संरक्षण मानते हैं तो हम कल भी विरोधी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। डंके की चोट आप किस नियत का विरोध करेंगे। दूसरी बात, जहां तक रेस की बात है, 9 दिन चले 2.5 कोस, पहले भी लंबे चौड़े दावे आपने किए थे, उपचुनावों में आप कहां रह गए। इसलिए कोई बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके बोलने में कोई लाभ नहीं है। ठीक है, कुछ मुद्दे हो सकते हैं जिन पर आप जा सकते हैं, तो जनता तोल मोल करके उस पर निर्णय करती है। भारतीय जनता पार्टी भी ये संकल्प लेकर के मैदान में उतरी हुई है कि हम अंत्योदय केवल हमारी जुबान पर नहीं होगा, हम ईमानदारी से समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्तियों का, चाहे वो आदिवासी समुदाय हो, चाहे वाल्मीकि समुदाय हो, चाहे गरीबी के कारण से पिछड़ा वर्ग सवर्णीय जो भी हो, जो भी उस जगह खड़ा हुआ है कि जिसको मदद की आवश्यकता है, समाज के दूसरे लोगों के बराबर कंधे से कंधा मिलाने के लिए उसको सरकार की सहारे की जरूरत है। सरकार निश्चित तौर पर उनके हित में निर्णय करती है और उनका हृदय जीतती है, और इसीलिए जन दर्शन पर जब निकलते हैं तो जनता का आशीर्वाद हमें अब भी मिलता है, और वोटों की बात आती है तो मतदान में भी मिलता है। ठीक है योगेश जी, अब आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए नरेंद्र जी, संस्कृति के ऊपर इन्होंने प्रश्न पूछा है, आपने भी सवाल उठाए। ठीक है। संस्कृति से कमलनाथ जी का तात्पर्य, कल जो एक राजगढ़ में प्रोग्राम आयोजित हुआ था जी, जिसमें महामहिम राज्यपाल जी थे, वहां जब राष्ट्रगान हो रहा था तो वहां के सांसद राजमल जी बैठे हुए थे। ये संस्कृति से खिलवाड़ है। जिन लोगों ने हिंदुस्तान के तिरंगे को स्वीकार करने में 52 वर्ष लगा दिए, उनकी मानसिकता आज भी वैसी की वैसी है कि वो राष्ट्रगान के समय खड़े नहीं होते हैं। इन्होंने बात करी
राम मंदिर के नाम पर चंदाखोरी और चंदा चोरी पूरे देश और प्रदेश में जग जाहिर है। राम मंदिर भूमि का जन्म स्थल का ताला माननीय राजीव गांधी जी ने खुलवाया था, और वो जीवित होते तो राम मंदिर निर्माण कब का करवा दिया होता। ये सुब्रमण्यम स्वामी खुद अपने शब्दों में बयां कर चुके हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। तो देखिए, संस्कृति का ठेका केवल भारतीय जनता पार्टी ने नहीं ले रखा। जो आदिवासियों पे अत्याचार हुए हाल ही में, जो श्रृंखलाबद्ध तरीके से घटनाएं हुई हैं, उसे भी संस्कृति से जोड़कर देखना चाहिए। क्या हिंदुओं की संस्कृति इस प्रकार की है कि हम आदिवासी भाइयों पे अत्याचार करें? नेमावार, नीमच, बालाघाट, खरगोन, एक के बाद एक दुर्दांत घटनाएं, निंदनीय है ये सब। क्या शिवराज जी केवल डायलॉगबाजी करते रहेंगे? ठीक है धैर्यवर्धन जी, एक एनसीआरबी रिपोर्ट का हवाला दिया है, उन्होंने कहा आदिवासियों पर अत्याचार हुए हैं, किसान हत्या की बात की है, भ्रष्टाचार की बात की है, और उन्होंने सीधा सा कहा है कि इस सरकार में कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं है। हाँ जरूर, बैतूल में गोली मार करके किसानों को मार देने वाले हत्यारी पार्टी के नेता अब हमें सिखाएंगे कि हम असुरक्षित वातावरण बना रहे। अरे भाई, यहाँ पर आदिवासी समुदाय बहुतायत में है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आदिवासी कहाँ है? आप मुझे बताइए, मध्य प्रदेश में या फिर पड़ोसी राज्यों में, झारखंड, उड़ीसा में है। तो जहाँ पर आबादी ज्यादा होगी उनसे संबंधित प्रकरण भी ज्यादा आएंगे। और मध्य प्रदेश में ऐसे कौन सा प्रकरण है कि एफआईआर दर्ज नहीं होती? मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा प्रकरण है जिसमें गुंडे मवालियों पर या इस प्रकार के उत्पीड़नकर्ताओं पर कार्रवाई नहीं होती है? कमाल करते हैं आप। एफआईआर के साथ साथ उनकी संपत्तियों तक को उजाड़ा जा रहा है। ये उदाहरण मध्य प्रदेश में देखने को सबको मिल रहा है। क्या आपके बरगलाने से मध्य प्रदेश की जनता आपकी बातों में आ जाएगी? कदापि नहीं। वो उसको भी भगवान ने दो आंखें दी हैं, उसको भी कान दिए हैं, वह भी टेलीविजन देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर उनकी भी उपस्थिति है। वो सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है। अपराधी यदि हरकत करते हैं तो उनको दबाने के लिए, कुचलने के लिए सरकार भी तत्पर रहती है। ठीक है योगेश जी, आ रहा हूं आपके पास। लेकिन योगेश जी, एक बड़ी बात यह है कि आदिवासियों की अधिकार यात्रा निकाली, कमलनाथ जी वहां भी गए हैं। कोविड काल की बात करें तो कोविड काल में ये बात आप भी मानेंगे, और मुझे लगता है धैर्यवर्धन जी की पार्टी ने जो आरोप लगाए थे कि कोविड काल में कमलनाथ जी नदारद थे, कमलनाथ जी थे नहीं जिस समय पे कोरोना चरम पर था, कहना चाहिए कब्रिस्तानों में जगह नहीं मिल रही थी लोगों को जलाने के लिए, इस तरीके की जो स्थितियां निर्मित थी उस समय। तो देखिए, जो फील्ड में होगा उसकी बात की जाएगी, जो नदारद होगा, जो नहीं दिखेगा उसकी बात नहीं की जाएगी, और क्वेश्चन पूछेगी जनता, पूछेगी सवाल, क्योंकि जनता ने आपको चुन के भेजा है और आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे। लेकिन एक बात बताइए यहाँ पे योगेश जी, मुझे सबसे बड़ी बात कि अब आदिवासियों की बड़ी चिंता होने लगी है कांग्रेस पार्टी को। मतलब ये है नरेंद्र भाई, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डिबेट हो रही है। अरे ये आपने अच्छा, योगेश जी एक बात बताइए, एक बात बताइए योगेश जी, एक बात बताइए, अगर ऐसा आपको लगता है तो फिर आप जुड़ते क्यों हैं हमारे साथ, ये तो बताइए। जुड़ना पड़ता है, आपको सम्मान करना पड़ता है। अरे योगेश जी, देखिए आपको एक शिकायत होती है, आपको एक शिकायत रहती है कि हमें बोलने नहीं देते। मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आपसे किया, 3.5 मिनट आप कंटिन्यू बोले। देखिए मीडिया के पास दो तरीके हैं। अरे मेरी बात तो सुन लो भाई, दो लोग हो आप, लोग अपने मैसेज जनता को जनरेट अपने तरीके से कर रहे हो, लेकिन जब कांग्रेस का प्रवक्ता उस मैसेज का खंडन करना चाहता है तो बोलिए ना योगेश जी, मैं आ रहा था, आपसे ही क्वेश्चन कर रहा था, आपने पूरा बात पूरी कहा। जवाब नहीं आगे, चलिए बोलिए। देखिए, कोविड-19 में सेकेंड वेव में जो मरने वाली मौतों का आंकड़ा था वो 1,70,000 का माननीय कमलनाथ जी ने दिया था। ठीक है। तो कमलनाथ जी के ऊपर आपने सवालिया निशान उठाया। कमलनाथ जी ने वो सारे आंकड़े शमशान घाट और कब्रिस्तान और मुझे लगता है उस डिबेट में आप थे जब हमने की थी कि कमलनाथ जी नहीं दिख रहे हैं, विपक्ष सत्ता पक्ष। हाँ बोल लीजिए, मुझे खत्म तो करने दीजिए। कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा, जबलपुर, गाडरवारा, कई जगह कोविड-19 में जो रेमडेसिविर इंजेक्शन और एम्फोटेसिविर इंजेक्शन की शॉर्टेज थी वो मुहैया कराए। छिंदवाड़ा में तो एक पूरा कोविड केयर सेंटर बना दिया नकुलनाथ जी ने, पहले सांसद थे पूरे देश में जिन्होंने पूरी सांसद निधि वहां लगा दी।
कांग्रेस के सारे विधायकों ने अपनी सांसद निधि से भरपूर सहयोग दिया शिवराज सरकार को, मगर शिवराज सरकार को कटघरे में खड़े करना चाहिए कि 15 साल से आप सत्ता में हो, आपकी स्वास्थ्य सेवाएं इतनी लचर क्यों है, इतनी मौतों की जवाबदारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं ले रही है, उनको क्यों डिफेंड किया जा रहा है। देखिए नरेंद्र जी, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कुछ दीन ईमान भी होता है। मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, समझ रही है, आने वाले उपचुनाव में कड़ा सबक सिखाएगी। यकीन मानिए मेरी इस बात को, मध्य प्रदेश की जनता आज त्रस्त है बुरी तरह से, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बिजली की शॉर्टेज हो। आप बिजली नहीं दे पा रहे हो, अभी 1 घंटे पहले मेरे यहाँ बिजली नहीं थी। भोपाल शहर का जब ये हाल है तो आगामी उपचुनाव की जो क्षेत्र है वहाँ बिजली समस्या भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप इन सारी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता हर जगह जाकर इन कमियों को उजागर करेंगे और निश्चित रूप से जनता का हमें आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, धैर्यवर्धन जी जवाब ले लेते हैं। धैर्यवर्धन जी, जिस तरीके से जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, अगर उनको कहा जाए कि तो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो अपने आप में एक स्वायत्त संस्था है, और जिस तरीके से उन्होंने आंकड़े दिए हैं उसमें आदिवासियों पर अत्याचार, किसान हत्या, ये जो आंकड़े हैं ये कहीं ना कहीं आपकी सरकार को कटघरे में खड़ी जरूर करते हैं। बढ़ते हुए आंकड़े निश्चित तौर पर चिंताजनक होते हैं जी। और कष्टपूर्ण भी होते हैं, पर सरकार बहुत ताकत के साथ ऐसी तमाम प्रवृत्ति के लोगों का दमन कर रही है। सरकार उन पर एफआईआर करती, सरकार कतई उनको किसी भी स्थिति में झेलने के लिए तैयार नहीं है, और जो दंड अधिकतम दिया जा सकता है वो प्राथमिक तौर पर उनको दंड दिया जाता है, जैसा कि मैंने नरेंद्र वर्मा साहब आपको पूर्व में भी उल्लेख किया। तो ऐसी स्थिति में यदि अपराध की संख्या कहीं बढ़ रही है तो एक बड़ा कारण यह भी होता है कि, माफ कीजिए, हो सकता है योगेश जी मेरी बात से सहमत ना हो, पर स्वदेश चैनल को इस समय लाखों लोग सुन रहे हैं हमारी डिबेट को, वो शायद न्याय करेंगे मेरी बात पर, कि दिग्विजय सिंह जी के समय तो थानों में निर्देश थे, तमाम सारे अपराधों में केवल एक सामान्य आवेदन लिया जाता था, एफआईआर होती ही नहीं थी। तो जब एफआईआर नहीं होगी तो वो आंकड़े कहां से फिगर में परिवर्तित होंगे। पर यहाँ इस सरकार में बड़ा अंतर है, यदि कोई व्यक्ति थाने में पहुंच रहा है तो उसकी एफआईआर लिखी जाती है, तत्काल उस पर एक्शन भी होता है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी आंकड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, पर मध्य प्रदेश के सारे नागरिकों को हम भरोसा दिला रहे हैं कि आप किसी भी थाने का हवाला दे सकते हैं, कहीं पर भी यदि ऐसा लग रहा हो कि अपराधियों को संरक्षण है, अपराधियों को कार्य के द्वारा घृणित कार्य करने को उपरांत उनको दंडित ना किया जा रहा हो, ऐसा कहीं भी पूरे मध्य प्रदेश में देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जनता का मध्य प्रदेश सरकार के प्रति पूरा भरोसा है। और अनेक अवसरों पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने भी स्पष्ट किया है कि हम एफआईआर कायम करने में कतई कोताही नहीं बरतते हैं, अविलंब एफआईआर होती है। जी बिल्कुल। हाँ योगेश जी। जी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जिक्र किया मेरे काबिल मित्र ने। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तो बात ही क्या है साहब, अपने कार्यकर्ताओं को बंदूक का लाइसेंस देने से पहले वो शर्त रखते हैं कि गोली चलानी पड़ेगी, किसी का मर्डर करना पड़ेगा। ये से तो हमारे यशस्वी गृह मंत्री हैं, तो ये इनके हवाले हमारा प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश की जनता देख रही है जहरीली शराब से जो मौतें हुई हैं उनके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर और कई बड़े नेता। योगेश जी मैं क्वेश्चन करूंगा तो आप अभी नाराज हो जाएंगे। अभी योगेश जी मैं अभी एक क्वेश्चन करूंगा तो आप नाराज हो जाएंगे, आप कहेंगे कि ये डिबेट भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। आपके 15 महीने की सरकार में भी क्वेश्चन कीजिए। जी जी मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा, हर बात का जवाब दूंगा। चलिए आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाथ प्रयास में मस्ती मजाक में बात की हुई हो, आज कार्यकर्ताओं से नेता मजाक करता है, आज प्रयास में भी हो जाते हैं गंभीर चर्चा में। देखिए नरेंद्र जी, हाथ प्रयास की बात करी मेरे मित्र ने। इंदौर में जो शराब माफियाओं के बीच गोलीबारी हुई थी, तलवारबाजी हुई थी, क्या वो हाथ प्रयास था? ये सब इंदौर के दिग्गज राजनेताओं को संरक्षण प्राप्त अपराधी हैं ये लोग, इन पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इनके ऊपर। नेमाबाद में जो बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसके परिजनों को जो जिंदा गाड़ा गया, उसकी क्या पोजीशन है? नीमच में आदिवासी को ट्रक से ढालकर घसीटा गया, उसकी क्या बात है? बालाघाट में एक बच्ची को निर्ममता से कत्ल कर दिया गया, उसके ऊपर सारे अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल है।
इन सारे अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। आप जाकर के उसको गोली मार दें। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण के प्राप्त है। प्रावधान के अंतर्गत अदालत ऐसे सजा सुनाएगी। मुख्यमंत्री, हमारा काम है ऐसे गृह मंत्री हमारे प्रदेश में होंगे तो अपराध में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, किसान आत्महत्या में नंबर 1। तो ये सारे तमगे आपको एनसीआरबी के माध्यम से आती की मोदी सरकार ने दिए, कांग्रेस ने नहीं दिए। तो ये जो प्रदेश में देखिए, हाँ मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ धैर्यवर्धन जी। मध्य प्रदेश की अगर यथास्थिति को बदलना है तो सबसे ज्यादा अनिवार्य शर्त है शिवराज सिंह चौहान को बदल दो, उनकी जगह कोई दूसरा मुखिया बना दो। क्योंकि जब तक ये प्रदेश के मुखिया रहेंगे ना अपराधियों पे लगाम कसेगी, ना किसानों की आत्महत्या रुकेगी, ना भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा, ना भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा। चलिए ठीक है योगेश जी, कुछ नहीं लगने वाला। योगेश जी मुझे लगता है और जानी चाहिए योगेश जी शिवराज जी से रेस लगाने की बात इसीलिए करी थी कि शिवराज जी के 15 साल बनाम शिवराज जी के 15 साल बनाम कमलनाथ जी के 15 महीने, आप दूसरों के लिए शिवराज जी के 15 साल बनाम कमलनाथ जी के 15 महीने। शिवराज जी से रेस लगाने की जो बात कमलनाथ जी ने कही है ना, वो 15 महीने अपना काम और 15 साल शिवराज जी के। आप आंकड़े उठा लीजिए, स्पष्ट उस पर तो जनादेश जनता दे चुकी फैसला करेगी। उस पर जनादेश उपचुनावों में जनता दे चुकी। अरे उपचुनावों में तो षड्यंत्र पूर्वक 35 करोड़ में भ्रष्टाचार और धन बल बाहुबल से जीता है आपने। ये पहले भी बोला था, जनता ने देखा है। ये माइक लगा कर पहले भी आपने यही सब कहा। षड्यंत्र पूर्वक आपने कुर्सी उठाई, हमारे विधायकों का अपहरण कर आप बेंगलोर रिसर्च में ले गए, मार रखा उनको 20 दिन 25 दिन बेंगलोर में 20-25 दिन आपने रखा उनको बंधक बनाकर। उनके मोबाइल तक छीन लिए गए थे, उनके मोबाइल तक छीन लिए गए थे। अर्जुन भदौरिया, उमर शंकर गुप्ता के हाथ में मोबाइल थे। दूध के दांत मैं क्या बताऊं, भोले वाले वो जो काम हुआ वो प्रदेश की जनता भली भांति परिचित है। इसीलिए आज मध्य प्रदेश में संस्कृति बचाने की बात अगर कमलनाथ जी कहते हैं तो वो सही कहते हैं। चलिए अब आप जवाब, आप क्वेश्चन ले लूं योगेश जी, आज्ञा हो तो। नहीं क्या बीच में बोलते रहे, आपने इनको रोका ही नहीं, आप भी बीच में बोलते रहे, आपको भी नहीं रोका। खैर ठीक है, लेकिन एक धैर्यवर्धन जी एक बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से अब जो परिदृश्य बन रहा है या उपचुनाव की तरफ कहना चाहिए प्रदेश जा रहा है, या मध्य प्रदेश में अब उपचुनाव होने वाले, उपचुनाव को लेकर बहुत सारी चीजें जो सामने आ रही हैं, कहें कि अब एनसीआरबी की रिपोर्ट्स भी सामने आने लगी हैं, या उसके अलावा बात करें आदिवासी वोट बैंक की बात करें या फिर क्राइम की बात, ये चीजें ठीक है आती हैं, पक्ष विपक्ष जो सत्ता पक्ष है या जो विपक्ष है इस तरीके की अपनी उपलब्धियां भी गिनाता है। लेकिन एक बड़ी बात आप मुझे ये बताइए धैर्यवर्धन जी कि जिस तरीके से अब बात की जा रही है आदिवासियों पर अत्याचार की, और ये बात हकीकत है, कई ऐसे वीडियोज हमने देखे हैं या कई ऐसी चीजें घटनाएं आई हैं जिसमें महिला को पेड़ से टांग के मारा जाता है या परिवार द्वारा किसी महिला को मारते हुए, पीटते हुए, डंडे टूट गए उनको मारते हुए। लेकिन इस तरीके से अगर आदिवासी क्षेत्र की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वहां पर चाहे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात कर लें, चाहे कानून व्यवस्था की बात कर लें, कहीं ना कहीं तो लचर बनी हुई है। आप समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं उस बात को। देखिए, जो कुछ घटनाएं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनमें अधिकांश पे है कि उनके परिवार के लोगों ने ये अत्याचार किया जी। और परिवार के लोग अत्याचार किसी भी समाज में कर सकते हैं। क्या आप सवर्ण वर्ग में लोग महिला को जिंदा नहीं जलाते? क्या आदिवासी और दलितों में किसी व्यक्ति की हत्या नहीं होती? क्या ये परिवार के लोगों ने, गांव के लोगों ने, उनके कुटुंबीजनों ने यदि कोई इस प्रकार की हरकत की है तो वो उनका नितांत पारिवारिक मामला था। पुलिस तब एक्शन लेगी जब उसकी जानकारी मिलेगी। जब ये जानकारी सामने आएगी किसी महिला के साथ या किसी व्यक्ति के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उसको किसी प्रकार की तकलीफ पहुंचाई जा रही है। धैर्यवर्धन जी, उसमें एक मामला ये भी था कि एक आदिवासी को गाड़ी से बांध के घसीटा गया, उसकी मृत्यु हो गई। कई ऐसी घटनाएं थी, मैं करीब 1-2 घटनाएं जो परिवार की थी उनकी लेकर आप बात कर रहे हैं, उसको लेकर नहीं मैं बात कर रहा हूं। आदिवासियों पर अत्याचार बड़े हैं और पिछले कुछ दिनों के अगर आंकड़े उठा के देखा जाए तो आदिवासियों पर क्रूरता है या जो क्रूरतम जो घटनाएं हुई हैं वो अपने आप में बड़ी घटनाएं थी। नरेंद्र वर्मा साहब, इसका जवाब बहुत विनम्रता से मेरा यही है जी कि तमाम कानूनी सुधार करने के बावजूद भी यदि लोग इस प्रकार की हरकतें करने पर आमादा हैं
तो या तो वो वज्र मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं, या वो दुस्साहसी है, उनको कानून का डर नहीं है, जेल का, आजीवन कारावास का, फांसी का भी डर नहीं है। तो ऐसे राक्षसों को सजा देने के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये लोग प्रवचन से नहीं मानते हैं। जी। ये जानते हैं कि कानून अपना काम करेगा, पुलिस किसी प्रकार से कोताही नहीं बरतेगी, सरकार सजा दिला करके मानेगी, तो वो तो उनका जो उपचार होना चाहिए वो सरकार कर रही है। जी, आ रहा हूँ मुझे योगेश लग जी। रहा है कि हमारे पैनल में बैठे हुए मित्र भी ऐसे महामूर्खों को समझा नहीं सकते हैं। उनको कानून का दंड ही एकमात्र उपाय होता है, उसमें हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। सरकार बहुत ईमानदारी से वह सब काम कर रही है। चलिए, दूसरी बात जो आपने कही जी, कि आदिवासियों के नाम का और आदिवासियों पर अत्याचार के मामलों को कांग्रेस प्रमुखता से उठा रही है। देखिए, शांति काल में भी तमाम देश अपना सेना का परीक्षण करते रहते हैं, अपने हथियारों का परीक्षण करते रहते हैं। तो जब चुनाव आ जाता है तो राजनीतिक दल अगर मुद्दे बटोर रहे हैं, यदि भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है कांग्रेस, तो ये बहुत चौंका देने वाली बात नहीं है। ये तो युद्धाभ्यास है। अभी चुनाव आएगा तो पता नहीं कौन कौन से झूठ पर उठेंगे। ये झूठ के मास्टर हैं कांग्रेस के नेता तो, पर हम उसके लिए पहले से इस सबको जानते समझते हैं, क्योंकि इनकी तमाम कलाबाजियों के बावजूद भी इनसे हम चुनाव जीत करके देश में सरकार बना पाने में सफल हुए, क्योंकि बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत ऊंचे दर्जे के खिलाड़ी हैं। ये 24 घंटे 48 घंटे में पता नहीं क्या क्या खेल कर दें, और उसकी मास्टरी इनको हासिल रही। बहुत मुश्किल से हमको तोड़ हासिल हुआ सरकार, तब जाकर के हम कुछ राज्यों में इनसे सरकार छीन पाए और केंद्र में सरकार बना पाए। तो हम मेंटली प्रिपेयर हैं, इनको जो करना है वो करेंगे। जरूर आदिवासी चलिए योगेश जी, जल्दी से जवाब ले लेते हैं, समय की कमी है। हाँ योगेश जी बोलिए। मेरे लिए समय की कमी है, इनको भरपूर समय देते हैं। चलिए योगेश जी, आज तो नरेंद्र जी आप पर सीधा सीधा आरोप लग गया कि आप योगेश जी के साथ अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। और चलिए योगेश जी, अत्याचार की बात मत करो। योगेश जी आराम से 2 मिनट, योगेश जी आराम से 2 मिनट ले लीजिए, फिर मैं डिबेट खत्म करूंगा आराम से। देखिए, इन्होंने पारिवारिक आदिवासी अत्याचार की बात करी। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, क्या खरगोन में पुलिस कस्टडी में जो बिसन आदिवासी की पीट कर हत्याएं कर दी गई, 3 दिन तक उसको भूखा रखा गया, उसकी खाल उधेड़ दी गई, क्या ये पारिवारिक अत्याचार था? निश्चित रूप से उन पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। समाज के तो दंडित होना ही चाहिए, मगर पुलिस प्रशासन और जो शासन में बैठे हुए लोग, जिनको नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, उनको कैसे क्लीन चिट दे दी जाती है? छोटे मोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर इतिश्री कर ली जाती है। एक बात। दूसरी बात, झूठ बोलने की बात इन्होंने करी। झूठ के प्रोफेसर, लेक्चरर, सब कुछ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर शिवराज सिंह चौहान 25,000 से ज्यादा झूठी घोषणाएं अपने पिछले कार्यकाल में कर चुके हैं, और आज भी 18 महीने में कम से कम 1800 घोषणाएं झूठी कर चुके हैं। इन्हीं के वित्त मंत्री कहा करते थे कि इतनी घोषणाएं कर देते हैं, बजट नहीं होता मध्य प्रदेश शासन का। तो झूठ कौन बोल रहा है, कौन परोस रहा है, ये जनता जानती है। योगेश जी समय हो गया है, माफी चाहूंगा, क्योंकि समय की एक सीमा होती है और आधा घंटे की डिबेट से हम ज्यादा आगे नहीं कर सकते हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया आप हमसे जुड़े और जिस तरीके से ये आज पूरी सार्थक चर्चा हमारे साथ की। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि उपचुनाव आते ही अब चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। चाहे आदिवासियों की बात करें या फिर किसान हत्या की बात करें या भ्रष्टाचार की बात करें, अब वो तमाम मुद्दे उछलते हुए कुछ दिनों में आपको दिखाई देंगे, क्योंकि अब चुनाव आ गया है और राजनीति रेस की, कहना चाहिए रेस की राजनीति या राजनीति की रेस अब तरीके से मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।